I'm at biology series. I guess it's lecture 5 or 6. Let's continue. Question number 325 says which of the following statements are true with regard to evolution. Evolution के हवाले से हमें right statement को choose करना है या statements को choose करना है. Number 1, individuals within a species होगा. Within a species show variation because of differences in their genes. एक species के अंदर हम सब, जैसे फॉर एग्जांपल आप होमो सेपियंस को ले लो. अब सेपियन स्पीशी के अंदर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से बहुत डिफरेंट दिखता है. फिनोटाइप हम सबका डिफरेंट होता है और जीनोटाइप भी डिफरेंट होता है. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीन्स के अंदर डिफरेंस है. तो ये बिल्कुल ठीक बात है. ठीक है. नंबर 2, बेनिफिशियल म्यूटेशंस विल एक्यूमुलेट विद इन अ पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन के अंदर म्यूटेशन जब भी आती है तो वो एक पॉपुलेशन में आती है. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के अंदर वो म्यूटेट करेगा. इंडिविजुअल नहीं, पूरा अगर म्यूटेशन आएगी, समझ लीजिए एक ऐसी म्यूटेशन जो कि इवोल्यूशन को लीड करती है, तो वो म्यूटेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हिट नहीं करेगी बट पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगी. दैट्स ट्रू. Number 3, gene differences are caused by sexual reproduction and mutations. Gene differences कैसे होते हैं? Sexual reproduction, of course sexual reproduction होती है तभी उससे क्या होता है? gene differences variation आती है. That's true. या फिर म्यूटेशन. अब देखो जीन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? म्योसिस होता है. म्योसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वजह से जीन डिफरेंसेस आते हैं. नंबर 4 स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है स्पीशीज़ विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नेवर हैव सिमिलर जीन्स. अब जो स्पीशीज़ के पास सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उनके पास नेवर हैव सेम जीन्स. उनके पास सेम जीन्स नहीं होते. दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक हैं इसका मतलब ये कि मतलब दो स्पीशीज़ में सेम जीन्स हैं तभी सेम कैरेक्टरिस्टिक है. दो कैरेक्टरिस्टिक सेम कैसे होंगे? जब जीन सेम होगा तभी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो सकता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पे 1, 2, 3 आर राइट. तो ऑप्शन 5 और ई ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन. Question number 326, which of the following genetic statements are correct? Number 1, genetic statements. Alleles are a similar version of different cells. Alleles जो हैं वो similar version होते हैं different cells के. अब यहाँ पर वो कहना ही चाह रहा है कि जो allele, सबसे पहले allele क्या होता है कि एक trait का different version होता है allele on the same locus of the gene. जैसे हाइट हमारे पास एक ट्रेट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है. हाइट टॉल भी हो सकती है और डॉर्फ भी हो सकती है. तो ये टॉल और डॉर्फ क्या हैं? ये एलील्स हैं. तो एलील आर सिमिलर वर्जन ऑफ डिफरेंट सेल्स. अलग अलग सेल का एलील जो है वो सेम होते हैं. एलील्स आर अ सिमिलर वर्जन ऑफ डिफरेंट सेल्स. तो ये स्टेटमेंट डजंट मेक सेंस पहले तो. ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एलील्स आर अ सिमिलर वर्जन ऑफ डिफरेंट सेल्स. हर सेल के अंदर एलील सेम होते हैं. ठीक है, सिमिलर वर्जन होता है एलील्स का. डिफरेंट सेल्स में तो ऐसा नहीं होता. हर सेल के अंदर डिफरेंट एलील होगा डिपेंडिंग ऑन किस ऑर्गेनिज्म को हम डील कर रहे हैं. तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. Number 2, if you are homozygous for a trait, you have 3 alleles, the different for that particular gene. इसका मतलब ये अगर आप homozygous किसे कहा जाता है? जब जो दो एलील सेम हो. जैसे कि ये homozygous कंडीशन है. ठीक है, ये homozygous कंडीशन है. ये क्या है? ये heterozygous कंडीशन है. homozygous कंडीशन में कितने? 2 एलील्स होते हैं, 3 नहीं होते. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. Number 3, if you are if you are heterozygous for a trait, you have 2 different alleles. जो कि सही बात है, 2 होते हैं और different alleles होते हैं एक पर्टिकुलर जीन के लिए, एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए.
टू शो द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ कॉज्ड बाय अ रिसेसिव एलील, एक कैरेक्टरिस्टिक जो अगर रिसेस, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर रिसेसिव एलील एक्सप्रेस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास दोनों जो एलील्स होंगे वो रिसेसिव होंगे। सही बात है। देखो इस कंडीशन में डोमिनेंट वाला, ऑफ कोर्स डोमिनेंट है तो दोनों ही डोमिनेंट एलील्स हैं तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, लेकिन इस हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होता है। रिसेसिव वाला कब एक्सप्रेस होता है? जब आपके पास दोनों एलील्स रिसेसिव हो। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका नंबर 5 यानी कि ई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 327, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट meiosis? The DNA content of a gamete is half that of a human red blood cell. अब ये स्टेटमेंट दिखने में बिल्कुल ठीक लग रही होगी, अच्छा गैमेट है भाई, हाफ होता है, हैप्लॉइड होता है, और ह्यूमन ब्लड सेल एक सोमैटिक सेल है तो क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। लेकिन असल में ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे? जो आरबीसी होता है, आपको पता है आरबीसी का न्यूक्लियस नहीं होता, दिस नो न्यूक्लियस, तो कोई डीएनए भी नहीं होता, सो इट्स नीदर हैप्लॉइड नॉर डिप्लॉइड। तो ये आंसर सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नंबर 2 meiosis रिक्वायर्स एटीपी, विच इज़ राइट। हर तरीके की सेल डिवीजन को एटीपी चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो माइटोसिस हो या meiosis। नंबर 3 meiosis ओनली टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। meiosis सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव टिश्यू के अंदर होता है, जो कि सही बात है। इन meiosis a diploid cell divides in such a way so as to produce 2 haploid cells। एक meiosis सेल के अंदर क्या होता है? एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है हैप्लॉइड सेल्स के अंदर, लेकिन कितने? 4। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे नंबर 2 एंड नंबर 3 इज़ राइट, तो 2 एंड 3 इज़ 4, इट्स मार्क नंबर 4 विच इज़ डी। डी यहाँ पे सही जवाब होगा। Question number 328, put the following statements in the correct order of events for when there is too little water in the blood। अगर ब्लड के अंदर बहुत कम पानी होता है, हमें पता है उसके लिए एक अलग अलग प्रोसेसेस होता है, जैसे कि एक तो रास मैकेनिज्म होता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एक हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो क्या कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ करता है ब्लड के अंदर, जिससे क्या होता है किडनी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो यूरिन को कंसनट्रेट करती है। कंसनट्रेट का मतलब क्या है कि यूरिन में से पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है। अब हमें ऑर्डर बताना है कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका हाइपोथैलेमस है वो ब्लड में बहुत कम पानी की वजह से डिटेक्ट करता है। अच्छा मसला है, तो नंबर पहला चीज़ तो ये होगी, तो 4 स्टेटमेंट ठीक है, पहले आ जाएगी। ठीक है, अगर अब देखो यहाँ पे हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नंबर 4 जो है वो पहले नहीं है, दिस इज़ ओनली ऑप्शन जहाँ पे नंबर 4 स्टेटमेंट सबसे पहले है। तो वैसे तो यहाँ तक भी आप ये ऑप्शन को टिक कर सकते हो, लेकिन चलो हम लोग कंफर्मेशन के लिए दूसरी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ADH रिलीज़ करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ओके, उसके बाद किडनी जो है वो वाटर लेवल को बैलेंस करती है और फिर यूरिन कंसनट्रेट होता है। ठीक है, 1/5 हो जाएगा। उसके बाद ब्लड की वाटर लेवल दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। तो यही ऑर्डर है, बिल्कुल यही ऑर्डर है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? नंबर 4 विच इज़ नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 329, द pH ऑफ venous blood is 7.35, which of the following is likely pH of arterial blood। अब देखो एक हमारे पास venous blood और arterial blood की बात की हुई है। आर्टरीज़ के अंदर कौन सा ब्लड होता है? इट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द आर्टरीज। और वेन्स के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे इसके अंदर भी होती है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है क्या होती है? एसिडिक होती है। तो जो वेन के अंदर जो ब्लड होता है वो एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक होता है। इतना ज़्यादा नहीं, जस्ट 0.5 का डिफरेंस होता है बस। तो वेन के अंदर अगर ये pH होती है 7.35, तो आर्टरीज़ के अंदर थोड़ी सी pH ज़्यादा होती है, तो 7.4 यहाँ पे सही जवाब है।
इतना ज़्यादा नहीं होता डिफरेंस, ऑलमोस्ट सेम ही है, बल्कि है ही नहीं डिफरेंस। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन से नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे।